गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसके ऑप्शन टाइप और छोटे प्रश्न जो हम करने का में कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से जो पेपर हल कर रहा हूँ वो होगा, बाकी इसको आप ऑफिशियल की या अन्य से मिला लें। तो आपको मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ मेरे अनुसार। हो सकता है इसमें कुछ संभावनाएँ भी हों। तो ये पेपर आप देख रहे हैं आज ही 12:30 बजे 3:30 बजे तक हुआ है, और आज शाम को मैं अभी आपको करीब लगभग 5 बजे ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस पेपर में देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो मैं कोड ए की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कोड ए में सबसे पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है? राष्ट्रीय आय समष्टि का है। वस्तु का निर्धारण, वस्तु कीमत का निर्धारण, किसी एक वस्तु है उसकी कीमत का निर्धारण करना, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है इसका। भारत में कृषि समस्या, ये भी समष्टि का है। समग्र मांग, ये भी समष्टि का है। सिर्फ बी ऑप्शन है हमारा वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का, इसलिए आपका ऑप्शन बी ठीक है इसमें ए कोड में। दूसरा है आपका सीमांत उपयोगिता हो सकती है। हमने पहले भी सिलेबस में क्या है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। इसलिए डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। उत्तर हमारा डी रहेगा कि ये तीनों हो सकती हैं। इसके बाद सही समीकरण चुने। ए आर बराबर है एम आर क्यू, ये बिल्कुल गलत है, कोई सूत्र नहीं बनता ये। इसके बाद जो है आपका ए आर टी आर बराबर ए आर अपॉन क्यू, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ ने। ए आर ऑब्लिक क्यू आर की बजाय यदि गुणा का निशान होता फिर तो ठीक होता, वरना ये भी सूत्र हमारा गलत है, यहाँ उचित नहीं बैठता ये। एम आर बराबर है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, ये बिल्कुल ठीक है, राइट आपका यही इसका उत्तर बैठता है सही। ए आर बराबर टी आर गुणा में क्यू, ये भी गलत है। यदि यहाँ पर ये होता है कि टी आर इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू फिर ठीक होता, बट इन्होंने सूत्र में गड़बड़ की, इसलिए भी हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। इसके बाद आपका है सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ हानि होती है। सम विच्छेद बिंदु का मतलब जहाँ पर दोनों आपस में काटते हैं तो वहाँ पर शून्य होता है, ना तो लाभ होती है और ना हानि होती है, उसको हम सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। इसके बाद धनात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं, कोई भी नहीं, ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे, आपका सिर्फ शून्य ही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया, संतुलित बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ हमेशा बराबर होती हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुआ आपका, सी ऑप्शन है आपका। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपने। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, सरकार का होता है, बाजार शक्तियाँ होता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात की है, सरकार की तो कोई बात ही नहीं है, तो बाजार शक्तियाँ इसका उत्तर रहेगा आपका, क्योंकि सरकार से तो स्वतंत्र है पहले ही। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो वहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उसके बाद यदि पूर्ति की लॉस एक से अधिक है तो बेरोजगार तो हो ही नहीं सकती, वो लॉसदार है, क्योंकि एक से अधिक होगी तो वो लॉसदार होगी आपकी। इसके बाद आपका एम आर धनात्मक होता था, टी आर आपका होता है बढ़ती दर से बढ़ता है। जब आपका एम आर धनात्मक होता है तो बढ़ती दर से बढ़ता है आपका, तो इसका ऑप्शन ये आएगा आपका। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक मेरा विश्वास है, मैंने जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ कि बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्रैस योगों को प्रकट करता है, बिल्कुल ठीक सत्य बात है ये। तर्क संतुलन की तटस्थता विधि, तटस्थता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। संतुलन की स्थिति में तटस्थता वक्र और कीमत संतुलन एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, और ऊपर वाला भी ठीक है। लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, इसका मतलब दोनों सत्य हैं, ये तो हमारा एक ए और बी में से तो पक्का है। अब देखना है कि बाहर है बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्त योगों को प्रकट करता है। तो ये अभिकथन जो एक है, ए है तथा तर्क बी दोनों सत्य हैं, और तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है हो रहा है, क्योंकि ये अलग बात हो रही है, और स्पर्श रेखा और तटस्थ रेखा संतुलन की स्थिति के लिए अलग बात हो रही है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा विश्वास, इसका आपका प्रश्न है वो पी आंसर है, बाकी इसका कन्फर्म कर लेना आप भी। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 10वां है, इसमें थोड़ा देखिए आप अभिकथन
पहला है आपका पूर्ति और पूर्ति मात्रा समरूप दाने, गलत बात है, दोनों पूर्ति अलग चीज़ है, पूर्ति की मात्रा अलग है। हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, इसलिए हमारा ए असत्य है। बाजार पूर्ति अभिप्राय समस्त लोग पूर्ति अनुसूची से, ये ठीक है। तो हमारा देखिए डी में कोड में बैठता है, अभिकथन ए असत्य है और तर्क आर सत्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन डी ठीक बैठता है, जिस हिसाब से आ रहा है। बाकी इसको का अपना अपना हिसाब से भी देख लेना। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ये है छोटे प्रश्न आते हैं, लघुतरतम प्रश्न, आप इनके उत्तर आसानी से दे देंगे। सीमांत आगम से क्या अभिप्राय है, सीमांत आगम ज्ञात करने का सूत्र भी लिखें, बिल्कुल ईजी हैं। हम यहाँ सिर्फ ऑप्शन टाइप छोटे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, बाकी ईजी है। इसमें ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर पूछिए औसत लागत हो, औसत लागत है तो इसका हम 75 को 0 से भाग डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हम 95 को 1 से भाग डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत है 95 ही आ जाएगा। और इसके बाद यदि आप 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। और यदि आप 155 में 5 दिए 15 5 आ गया। और इसके बाद आपका उतारा बची 0, उतारा 5, 3 एकम 3 आ गया और बच गया 2, 6 3 18, बच गया जो 6 3 18, ये आपका आ गया। अब अगला ध्यान से देखिए कि औसत परिवर्तनशील लागत है, तो यहाँ स्थिर लागत क्या है आपकी, यहाँ स्थिर लागत निकालिए आप। स्थिर लागत आपकी जो 0 पे है वो स्थिर लागत होती है आपकी, 75 है। तो स्थिर लागत जैसे कि नाम से पता ही हर बार 75 रहेगी, ये भी 75, क्योंकि स्थिर ही होगी तो उसमें परिवर्तन नहीं होना, इसी प्रकार का। अब ये स्थिर लागत आपकी, अब आप वीसी निकाल सकते हैं। ये आपकी क्या थी, एफसी फिक्स कॉस्ट, ये आपकी एफसी है और ये आपकी वीसी निकालेंगे। अब आप वीसी कितनी आएगी आपकी 75 में, इसमें आपकी उत्पादन लागत है इकाई 0, औसत लागत इतनी है 75 में से 75 गया आपकी यहाँ की 0, इसमें कोई कुछ नहीं लग रहा। इसके बाद एक इकाई लगाई यहाँ 75 10 आ गया आपका, 95 में से 75 गए। और यहाँ 110 में से 55 गए, 35 आ गया आपका। इसके अब 75 में से ये गया आपका 80 आ गया आपका। ये आपकी वीसी है और पूछा इसने एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये पूछा है इसने। वीसी नहीं पूछा, एवरेज पूछा, तो इसको हम भाग डिवाइड 0 से करेंगे, ये 0 आ जाएगा। हम 10 को 1 से करेंगे 10 आ जाएगा। हम 35 को 2 से करेंगे आपका 17.5 आ जाएगा आपका। और 80 को आप 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 6 3 18 2 6 3 18 2 6 3 18, सभी पॉइंट 26.66 इसका आपका आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, बड़ा आसान सा था। यदि आपने किया है तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान दिए हुए थे, इसमें ज़्यादा दिए भी नहीं है आपको, पेपर आसान था। हम आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पे। अब एक वस्तु समय अवधि में पाई जाने वाली को क्या कहते हैं। देखिए प्रवाह और स्टॉक की बातें हैं। प्रवाह एक निश्चित अवधि पर, एक पॉइंट पर नहीं कहा इन्होंने, अवधि का है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके बीच में एक यदि ये कहता है कि एक निश्चित पॉइंट पर मापे जाने वाले को स्टॉक कहते हैं, लेकिन यह निश्चित प्रवाह है आपका। ये थोड़ा समझने वाली बात है। एक निश्चित समय अवधि में मापे जाने वाले को प्रवाह, जैसे कि आपने कहा कि 5,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम आ रही तो प्रवाह है। यदि आप कहेंगे मेरी सालाना इनकम कितनी है, 1 लाख रुपये है, तो सालाना इनकम वो स्टॉक है। स्टॉक में और प्रवाह में थोड़ा फ़र्क है। यदि अवधि की बात आती है तो प्रवाह है, और किसी की फिक्स पॉइंट पर आती है तो वो स्टॉक होता है। अवधि की बात है तो प्रवाह है आपका। इस बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है।
ये भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ये सांख्यिकी संगठन होता है। इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं। सेंट्रल की जगह नेशनल शब्द भी यूज होता है कई बार। नेशनल नेशनल या राष्ट्रीय, यहाँ पर कई बार इसको NNSO भी कह देते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमारा इसका उत्तर है ए ठीक बैठेगा, बी गलत है। ठीक है, ये ठीक नहीं है हमारा, ये भी हमारा ठीक नहीं है, और ये भी हमारा ठीक नहीं है। तो इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 की हुई थी। तो इसका राइट 1935 है, ये तो आपको याद करना था। तो अगला है आपका सही सूत्र सुने APC। यहाँ MPC नहीं पूछ रहे, APC पूछ रही है, इसलिए देखिए ये पहला सूत्र आपका, ये डेल्टा APC में नहीं होता। यहाँ APC, यहाँ भी डेल्टा नहीं होता, यहाँ भी डेल्टा। यहाँ APC Y ऊपर है, लेकिन APC में C ऊपर होता है। तो हमारा राइट आंसर D है, C/Y, ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 22वां, शेष भुगतान आर्थिक सौदों को निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में बांटा गया है। दृश्य मदें भी इसमें शामिल होती हैं, अदृश्य मदें भी शामिल होती हैं, पूंजी अंतरण भी, यानी उपरोक्त सभी के सभी शामिल होते हैं। भुगतान शेष की बात है, व्यापार शेष की बात नहीं। व्यापार शेष में दृश्य मदें आती हैं, बट यहाँ भुगतान शेष की बात है, इसमें ऊपर सारी की सारी मदें इसमें शामिल की जाती हैं। गृहस्थ क्षेत्र और वस्तुओं सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन ही करता है। गृहस्थ की बात है यहाँ, तो गृहस्थ क्षेत्र उपभोग करता है, जबकि जो उत्पादन क्षेत्र वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन सेक्टर। आगे कहता है कि कर और सरकार को दिए जाने वाला भुगतान है। टैक्स इज द कलेक्शन पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, कोई इसको मना नहीं कर सकता देने से। जिस पर भी कर लगा दे उसको कर देना पड़ेगा, इसलिए ये ऐच्छिक नहीं है बल्कि कंपलसरी अनिवार्य है। दूसरा, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था है भारत में। मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू है भारत में। प्रोफेशनल फंड नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ CRRB, जिसका रिजर्व कैश बोलते हैं, हमने आपके पढ़ाते समय आपको बताया था इसको कि कम से कम इतना तो उसमें रिजर्व रखना आपने, तो वो इसमें हमारे देश में लागू है। प्रश्न नंबर 26 है, ये थोड़ा सा अपने ध्यान से करनी है। तो हो सकता है संभव मेरी सोच कुछ अलग हो, आपकी कुछ अलग हो, और उसके मुताबिक भी आप अपना प्रश्न को हल कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है, कारक आय अर्जित आय। बिल्कुल ठीक, कारक आय अर्जित आय होती है। तर्क है, घरेलू आय विदेश प्राप्त शुद्ध आय में शामिल होती है, ये भी ठीक। तो अर्जित आय है, इसीलिए ये घरेलू आय में सम्मिलित होती है, इसलिए इसकी ऊपरले की व्याख्या भी करता है। इसलिए मेरे ख्याल में जिसका उत्तर है वो A बनता है, क्योंकि दोनों को दोनों सत्य हैं और तर्क आरव अभिकथन एक ही सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका वो है 27वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति एक राशि है। बिल्कुल ठीक है, छात्रवृत्ति राशि व्यय सरकार व्यय करती है और इसके बदले में संपत्ति का निर्माण नहीं होता। वही इसने अगले में पूछ लिया कि छात्रवृत्ति का किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता, ये सत्य भी है और एक ही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका उत्तर भी ए ही होगा आपका। तो इसके बाद ये 2 प्रश्न थे आपके। इसके बाद आपके छोटे प्रश्न हैं, पूर्ण संतुलन रोजगार में अंतर बताइए। बड़े इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप सरलता से, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे अंक लेकर अपनी कक्षा में पास होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।